हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए समान अध्ययन प्रश्न पत्र 7। इससे पहले के ऑलरेडी सेट्स अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जो है वो कौन जारी करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीएसओ। सीएसओ होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में और इसकी स्थापना जो है वो 1951 में किया गया था। अगर यहीं हम लोग बात एनएसएसओ की करते हैं, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की करते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अब जो है वो एनएसएसओ को और सीएसओ को मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1867 से 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपये थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 रुपये। वहीं अगर हम लोग दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो ये जो था वो 1956 से लेकर 1961 तक था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। एक चीज़ और याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कि महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब के जो इस्पात कारखाने थे वो इसी योजना के दौरान स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम लोग हेराल्ड डोमल मॉडल की बात करते हैं तो हेराल्ड डोमल मॉडल पर बेस था प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक था। एक चीज़ याद रखिएगा, योजना आयोग से अब जो है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो रसिया यानी भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग देखिए, अगर सबसे ज़्यादा जो अभी हम लोगों ने देखा कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के जो इस्पात कारखाने थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होता है। ये जो बोकारो स्टील प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1964 में रूसी सहयोग से होता है। 1964 का जो समय था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना का था, क्योंकि 1961 से लेकर 1966 तक था क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना। वहीं और भी याद रखिएगा, 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया। 1955 में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया और 1956 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया। नेक्स्ट हमारा कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो वास्तविक विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा था? एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रॉबिन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ से एक चीज़ याद रखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो अर्थशास्त्र जो है वो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो तत्व जैव विविधता स्थल है। तो जैव विविधता स्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो स्थल है वो है भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और नीलगिरी का क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट हमारा कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई। और इस बार जो 2020 का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन इन नेचर। वहीं अगर हम लोग 5 जून की बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो कृत्रिम परितंत्र है। तो यहाँ पे देखिए, बगीचा जो होगा वो कृत्रिम परितंत्र होगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं बगीचा, खेत, ये सब क्या है, कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण है। लेकिन अगर वन, तालाब, झील, घास मैदान, सागर, ये सब क्या है, ये सब जो है वो प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है। तो ये कौन है? हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया है? 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। ये जो COP15 हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14, इस सम्मेलन में भारत जो है वो भूमि क्षरण तटस्थल जो है वो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
नेक्स्ट हमारा कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य जो है वो न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। तो न्यूनतम आबादी वाला राज्य देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? सर्वाधिक जनसंख्या यूपी का, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ कौन सा होगा? पंजाब होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। वहीं अगर आपसे न्यूनतम जनसंख्या पूछ ले तो पहले नंबर पर सिक्किम, दूसरे मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा और पांचवा नागालैंड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। यहाँ मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राज्य जो है वो दो अथवा दो से अधिक, मतलब दो से कम वाला है, कम वाले आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, असम है और त्रिपुरा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। क्योंकि त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से साझा करता है। त्रिपुरा से एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन सीमा कहते हैं। वहीं अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा साझी करता है। वहीं अगर हम लोग आसाम की बात करते हैं तो आसाम जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ साझा करता है। और मिजोरम की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हमारा कि गॉडविन आइंस्टीन या केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। क्योंकि देखिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सब पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। और काराकोरम की ही सर्वोच्च चोटी जो है वो केटू या गॉडविन आइंस्टीन जो है वो भारत की सबसे ऊँची चोटी है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बृहद हिमालय क्षेत्र की तो यह जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है इसी क्षेत्र में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामा चाबरबा इसी श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। वहीं अगर हम लोग लघु हिमालय क्षेत्र की अगर बात करते हैं जिसको लघु या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है तो इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी ये सब हैं। वहीं अगर बात करते हैं शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग यह सब भी लघु हिमालय के भाग हैं। वहीं अगर हम लोग शिवालिक हिमालय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो हिमालय का नवीनतम भाग है। नेक्स्ट हमारा कि कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो यह किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया कावेरी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर स्थित है। और ये है कहाँ? कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 130 फुट है। वहीं अगर हम लोग कावेरी नदी की बात करते हैं तो ये कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिर पहाड़ियों में कुर्ग जिले से निकलती है। और इस पर कावेरी नदी से एक और बांध का नाम याद रखिएगा, मेट्टूर बांध। वहीं अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करते हैं तो यह महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। इससे याद रखिएगा श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। अगर हम लोग तुंगभद्रा नदी की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट में काडूर जनपद से निकलती है। और वहीं अगर हम लोग गोदावरी की बात करते हैं तो ये नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ियां से निकलती है। और गोदावरी नदी से याद रखिएगा एनीकट बांध। नेक्स्ट हमारा कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से लेकर 120 दिन तक। अगर हम लोग मानसून की बात करते हैं तो मानसून जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में भारत में प्रवेश करता है और सितंबर के अंत तक यह जो है वो संपूर्ण भारत से वापस लौट जाता है। तो यहाँ जून से लेकर सितंबर के मध्य जो है वो मानसून की अवधि रहती है जो कि लगभग 100 से 120 दिनों की होती है। मानसून की अगर बात करें तो मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। क्योंकि भारत की जो अधिकतर आबादी है वो भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर करती है जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून पर मुख्यतः आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्लुहास धारा। क्योंकि अग्लुहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। वहीं अगर हम लोग अलास्का धारा की बात करते हैं तो अलास्का जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। वहीं अगर ओयासियो धारा की बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। और कैलिफोर्निया धारा की अगर बात करते हैं तो ये भी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो शीत स्थानीय पवन यानी कोल्ड लोकल विंड है। तो ये कौन है? मिस्ट्रल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है वो स्पेन और फ्रांस में चलने वाली स्थानीय शीतल पवनें हैं। वहीं अगर हम लोग चिन्नुक की बात करते हैं तो चिन्नुक से याद रखिएगा यह जो है वो गर्म पवन है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के ढालों और कनाडा में चलती है। हरमट्टन की अगर बात करते हैं तो इसे याद रखिएगा यह सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। इसे गिनी तट पर डॉक्टर वायु एवं फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्व में शामल कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग फोन की बात करते हैं तो यह अल्पास पर्वत की उत्तरी ढाल से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो स्विट्जरलैंड में होता है।
नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एक साइड नदी दिया हुआ है, दूसरे साइड गिरने के स्थान दिए हुए हैं। मिकांग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दक्षिण चीन सागर, ये बिल्कुल सुमेलित है। इरावदी बंगाल की खाड़ी सुमेलित है। बोल्गा कैस्पियन सागर सुमेलित है। डेन्यूब कैस्पियन सागर ये गलत है, क्योंकि डेन्यूब नदी का जो उद्गम है वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और इसका जो गिरने का स्थान है वो है काला सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, सुमेलित है। सूरीनाम की राजधानी है पारमारिबो, सुमेलित है। इक्वाडोर बोगोटा ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है कवेटो और बोगोटा जो है वो कोलंबिया की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, ये बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो संकोश नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में यह नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र में जाकर सम्मिलित हो जाती है। यह नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि डाफला और सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है। तो यह जो है ये जनजातियां पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा डाफला, सिंहपो, एक और जनजाति याद रखिएगा मिसमी। वहीं अगर हम लोग मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर से याद रखिएगा कुकी, नागा, अंगमी। आसाम से याद रखिएगा लुसाई, अबोर, बोडो, मिकिर। नागालैंड से याद रखिएगा अंगामी, नबुई। नेक्स्ट हमारा कि कैथोड किरणें में होती है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कैथोड किरणें की, तो कैथोड किरणें जो है वो परमाणु में पाए जाने वाली ऋण आवेशित अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो द्रव्यमान युक्त कण है और कैथोड किरणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और आवेश दोनों होगा। नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होगा। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जो भार होता है ये 12 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ 23 ना पूछ के आपसे 10⁻22 पूछ दिया है, तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि तीव्र शीशा विषाक्तन से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्लम्बिज्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग इटाई की बात करते हैं तो यह जो है वो कैंडियम के कारण होता है और यह सर्वप्रथम जापान में हुआ था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है। तो मैग्नेटाइट की अगर बात करते हैं तो Fe2O3 क्या होता है। Fe2O3 तो होता है हेमेटाइट। FeCO3 क्या होता है, ये होता है सीडेराइट। Fe3O4 क्या होता है, ये होता है मैग्नेटाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe3O4। वहीं हम लोग Fe2O3 प्लस 3H2O जो होता है वो लिमोनाइट का फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा Fe3O4 जो होता है वो मैग्नेटाइट का होता है। नेक्स्ट हमारा कि समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है। तो ये कौन सा है, ये है आसवन विधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन, जिसको कि हम लोग डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। आसवन विधि की अगर बात करते हैं तो किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडे करने के प्रक्रम को हम लोग आसवन कहते हैं। और यदि मिश्रण में विभिन्न संगठकों के क्वथांकों में पर्याप्त अंतर जो है वो काफ़ी अधिक होता है तो ये काफ़ी उपयुक्त विधि माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या पैदा करती है। तो वायु में जब हाइड्रोजन जलेगी तो क्या पैदा करेगा, जल पैदा करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। नेक्स्ट हमारा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, यूरेनियम 235। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश और देशों में अगर बात करते हैं तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है काजाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादक का जो मुख्य स्रोत है वो है अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। देखिए वातावरण में जो उपस्थित नाइट्रोजन है वो मुक्त अवस्था में रहता है और हैबर विधि द्वारा नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है, जिसके ऑक्सीकरण के उपरांत नाइट्रेट और नाइट्राइट बनता है, जो कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा कि दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो दूधिया मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पेट की अम्लीयता एवं कब्ज की शिकायत को दूर करने हेतु दवाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल 2। नेक्स्ट हमारा कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। तो ये किसके कारण बदल लेता है, ये बदल लेता है एंटोकाइनेज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा
नहीं सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग HIV की बात करते हैं तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, और यह एक विषाणु है जिसके कारण एड्स होता है। एक टेस्ट आपने पढ़ा होगा एलिसा, जिसके कारण HIV वायरस की जाँच करने की जो एक प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा कि टेबल संकरा किस प्रकार की संकरा है। तो टेबल संकरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सुक्रोज होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या होगा, सुक्रोज होगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होगा, माल्टोज होगा। और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज क्या होगा, लैक्टोज कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड कुछ विटामिन दिए हुए हैं और दूसरे साइड उसके कुछ केमिकल नेम दिए हुए हैं। वहीं अगर हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं तो ये रेटिनॉल के साथ मैच करेगा। विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल के साथ मैच करेगा। विटामिन ई जो है वो टेकोफेरॉल, और विटामिन के जो है वो फ्लूक्लोबोनिन के साथ मैच करेगा। तो ये सब सामने सामने ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो उपकला एपिथीलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन से एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन का जो आविष्कार है वो फंक ने 1911 में किया था। विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत है वो है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, और यह जो है वो कोशिका कला की सुरक्षा, जांघिक एपिथीलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, डायूरेटिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूत्र से एक चीज़ याद रखिएगा, मूत्र का जो pH मान होता है वो होता है 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंडारा, जिसको कि हम लोग टेंडोन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडोन। वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन अस्थियों से मांसपेशियों में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक पूछा है, यही अगर पूछ दे कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। तो मानव मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 4 निलय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 निलय होते हैं। 2 जो है वो पार्श्व निलय जो कि दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित रहता है, और तृतीय निलय जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है, और चतुर्थ निलय जो होता है वो पश्च मस्तिष्क में होता है। वहीं अगर हम लोग मानव मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क जो है वो अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। एक आपने नाम सुना होगा EEG। EEG का प्रयोग जो है वो मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं। तो एक पक्षी तथा कीटों की अगर हम लोग पंख की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, समवृत्तीय अंग के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि परागन क्या होता है। तो परागन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये पराग कोषों से वर्तिकार्ग की ओर परागनों का स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पराग कणों का जो पराग कोष से निकलकर अंडक के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की क्रिया है उसे ही हम लोग परागन कहते हैं। और परागन जो है वो मेनली 2 प्रकारों के होते हैं, एक स्वपरागन और एक परपरागन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पौधों में प्रकाश निवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ऑक्सिक हार्मोन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। वहीं अगर हम लोग ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन की जो खोज है वो सन 1880 में डार्विन के द्वारा किया गया था, और यह जो है वो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन की तो इसका निर्माण जो है वो पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। अगर हम लोग जिब्रेलिन की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा 1926 में किया गया था, और यह जो है वो बीजों की प्रस्फुटी भंगकर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। यह जो है वो बौने पौधे को लंबा कर देता है और यह फूल बनने में भी मदद करता है। वहीं अगर हम लोग साइटोकाइनिन की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो मिलर ने 1955 में किया था। यह जो है वो ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जो है वो RNA एवं प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। वहीं अगर हम लोग बात एथिलीन की करते हैं तो यह जो है वो एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किससे दर्शाया जाता है। तो समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर रेखाओं से। वहीं अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं।
नेक्स्ट हमारा कि बहुलमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो बहुलमापी या जिसको मल्टीमीटर बोलते हैं वो एक ऐसा उपकरण है जिससे कि कई भौतिक राशियाँ होते हैं जैसे धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, ये सबको मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक सदिश मात्रक नहीं है? सदिश मात्रक वो होता है जो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एक होता है स्केलर क्वांटिटी जो कि अदिश राशि कहलाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सदिश राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। वहीं अदिश राशि की अगर बात करते हैं तो विद्युत धारा, दाब, ताप, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। यहाँ पूछ रहा सदिश मात्रक नहीं है, तो समय क्या है? सदिश मात्रक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएं हैं? तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कार्य और ऊर्जा की क्या होती है? समान विमाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है वो है फ्लोरिजेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरिजेन जो है वो एक हार्मोन है जो पौधे में फूलन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह जो है वो पत्तियों में उत्पन्न होता है और इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग जिब्रेलिन की बात करते हैं तो जिब्रेलिन पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करना और बीजों की प्रस्तुति को तोड़कर उसके अंकुरन में मदद करता है। वहीं अगर हम लोग साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा कि वास्तविक गैस निम्न में से किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये किस स्थिति में कर सकती है? निम्न दाब और उच्च तापमान पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न दाब और उच्च तापमान। वहीं अगर हम लोग आदर्श गैस की बात करते हैं, मतलब आइडियल गैस की बात करते हैं, तो वैसे गैस जो दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और गैस समीकरण PV बराबर nRT का पूर्ण रूप से पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहा जाता है। आदर्श गैस जो है वो केवल एक काल्पनिक गैस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो भारत में प्रांतों की जो स्वतंत्रता है वो किस के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। वहीं इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता के साथ साथ केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, भारत परिषद का अंत और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वहीं अगर हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करते हैं तो पहली बार मुसलमान समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। वहीं अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 27 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27 में। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 की अगर बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 26 की अगर बात करते हैं तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 28 की अगर बात करते हैं तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है? तो विवेकाधिकार के अंतर्गत कौन आता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए उसे नियुक्ति में राष्ट्रपति के विवेकाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन वैसी परिस्थिति में जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब यह राष्ट्रपति निर्णय करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री से एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार पर राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय संसद के संगठक हैं? तो भारतीय संसद के कौन संगठक हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर संसद बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों। वहीं लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत
अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अवशिष्ट का मतलब, अवशिष्ट अधिकार देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारा हुआ है केंद्र राज्यों के बीच संबंधों में, तो 3 सूचियां हुई हैं। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, मूलतः 97 विषय था। राज्य सूची में अभी 61 विषय है, मूलतः 66 विषय था। समवर्ती सूची में 52 विषय है और मूलतः 47 विषय था। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। और अवशिष्ट अधिकार वो अधिकार हैं जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप में शामिल नहीं किया गया हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो ये किस समिति में किया गया है? ये किया गया प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति जो है, इस आयोग की अध्यक्षता जो है वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। यह 1966 में गठित हुआ था। फिर बाद में मोरारजी देसाई जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाते हैं, तो फिर के हनुमतैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार जो है वो छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो देखिए, नगर पालिका जो है वो 3 प्रकार की होती है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत में वैसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर परिषद में छोटे नगर क्षेत्र को रखा गया है और नगर निगम में बड़े नगर क्षेत्र को रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका परिषद। नेक्स्ट हमारा कि राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के 4 जो हैं वो अनिवार्य तत्व होते हैं, जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। और राज्य की जो संप्रभुता का आशय है वो आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता से होता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्र के तहत केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने का अधिकार है? तो यह किसके अकॉर्डिंग है? ये वास्तविक या मूल न्याय अधिकार के तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और मूल न्यायाधिकार। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मूल न्यायाधिकार की, तो संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम लोग उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। देखिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग आते हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग और राजभाषा विभाग। वहीं अभी तत्कालीन गृह मंत्री की बात करते हैं तो भारत के अभी तत्कालीन गृह मंत्री का नाम है अमित शाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को ब्लैंक की स्थिति प्रदान करने का फैसला लिया है। तो इसको क्या, हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा जो होगी या आधिकारिक भाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था? तो देखिए, यहूदी संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो एकमात्र गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो था 1921 से लेकर 1926 तक। इसी के समय में चौरी चौरा कांड हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन इसी के समय हुआ था और इसी के समय भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग से याद रखिएगा, इसका जो टेन्योर था वो था 1856 से लेकर 1862 तक। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो था 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी के समय में ही महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहलाया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो व्यापक सिद्धांत था यानी राजविलय की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम में। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड इरविन की बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो 1926 से लेकर 1931 तक था। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू किया था और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के समय 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया।
वहीं अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन से याद रखिएगा 1899 से लेकर 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और इसी के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का भी निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए तुगलक वंश की अगर अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो ये कौन था, ये था सदाशिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तुगलक वंश की अगर बात करते हैं हम तो सालूब वंश के बाद विजयनगर पर तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। तुगलक वंश की जो स्थापना है वो 1505 में वीर नरसिंह के द्वारा किया जाता है और इस वंश का जो सबसे महानतम शासक था वो था कृष्णदेव राव। कृष्णदेव राव से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। कृष्णदेव राव के शासनकाल में ही डोमिंगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री भारत आया था। कृष्णदेव राव जो था वो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह ये सब की उपाधि धारण किया था। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था और इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग भी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भागवत गीता और भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखा है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है ज्ञानेश्वर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश्वर के द्वारा। ज्ञानेश्वर की अगर बात करते तो यह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक तथा मराठी भाषा के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए बौद्ध संगतियों की अगर बात करते हैं तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहला राजगृह में जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में जिसकी अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र में जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा अशोक के शासनकाल में और चौथा कुंडलबिन कश्मीर में जो कि वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पूछ रहा है तीसरे की, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोगलीपुत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है वो कलिंग राजा खारवेल से है और इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। वहीं आयरन अभिलेख से याद रखिएगा सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है वो आयरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। तो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट हमारा कि लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो 1857 में लखनऊ में पूछ रहा है, तो ये कौन था, ये था कैंपबेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम लोग कैंपबेल की बात करते हैं तो ये कानपुर में भी था और जब लखनऊ में हेनरी लॉरेंस था पहले, और जब हेनरी लॉरेंस मारा गया था तब फिर बाद में उसके बाद ये कैंपबेल आया था लखनऊ में। हडसन की अगर बात करते हैं तो ये बरेली में था और दिल्ली में था। निकोलसन की अगर बात करते हैं तो यह दिल्ली में था, फिर मारा गया था यह दिल्ली में, फिर यहाँ हडसन आता है। कर्नल लील की अगर बात करते हैं तो यह इलाहाबाद और फैजाबाद में था। अगर हम लोग यहीं पे 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी से शुरुआत हुई थी और 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो पॉम्स्टन थे जो कि लिबरल पार्टी के थे। नेक्स्ट हमारा कि कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन से आप लोगों को याद होगा पैथिक लॉरेंस, सर स्टॉपेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जो था वो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन था वो 16 मई 1946 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से सुमेलित करने के लिए कह रहा है बेद समाज। तो बेद समाज किसके साथ मैच करेगा, 1867 और किसके द्वारा, आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। आर्य समाज होगा 1875 किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नौजवान सभा की अगर बात करते हैं तो 1926 किसके द्वारा, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा। विश्व भारती की अगर बात करते हैं तो 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि किससे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो बिना ताज का जो बादशाह है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वहीं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ज्योतिबाई फूले की अगर बात करते हैं तो इनको महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा कि खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो खासी विद्रोह 1833 में असम में हुआ था जिसका नेतृत्व जो है वो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम से।
नेक्स्ट हमारा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। तो लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई 1905। याद रखिएगा, घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और फिर बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है। तो घृणित कायर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है फ़रुखसियार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल शासक फ़रुखसियार। वहीं अगर एक चीज़ बात करें जहांदार शाह की, तो जहांदार शाह से याद रखिएगा, इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं। आप लोगों को पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, और जिसके कि पहले जो उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनको कि अब 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया गया है, और अभी तत्काल में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। भारत का इसमें रैंक है 139, और यह सूचकांक जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मनाया जाता है 20 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जून। और इस वर्ष इसका जो थीम था वो था एवरी एक्शन काउंट्स। वहीं अगर 7 नवंबर की बात करते हैं तो 7 नवंबर से याद रखिएगा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है वो पटना में जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वहाँ खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं परमेश्वरन अय्यर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमेश्वरन अय्यर। यह जो पुस्तक है वो स्वच्छता से संबंधित जागरूकताओं पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी ने अनुबंध हासिल किया है। तो नए संसद भवन के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट्स ने अनुबंध हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा प्रोजेक्ट्स। यह जो है वो 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है, और इसको पूरा करने का लक्ष्य जो है वो 2022 तक रखा गया है। अभी जो वर्तमान संसद भवन है उसका निर्माण 1927 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किस राज्य ने गौ कैबिनेट गठित किया है। तो गौ कैबिनेट गठित करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कुछ योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे बंधन योजना, युवा स्वाभिमान योजना, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, जीवन शक्ति योजना, दीदी वाहन सेवा, अमृत जीवन अमृत योजना। ये सब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में विश्व का सबसे गर्म एवं बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया है। तो यह किसे किया गया है, ये पोहानी ज्वालामुखी को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ याद रखिएगा, इससे पूर्व विश्व का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी था वो मौना लोआ था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में जिसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई, तो ये कहाँ हुई है, ये हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। इस जो ई लोक अदालत का उद्घाटन है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा, इसने कोविड-19 के लिए रक्षा सर्व और कवच ऐप भी लॉन्च किया है। वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो आयुष कवच ऐप, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो एयरवेंटी ऐप और महाकवच ऐप, और बिहार की अगर बात करते हैं तो संजीवन ऐप। वहीं महाराष्ट्र से एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में रिलायंस के द्वारा खोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है। तो आरोग्य सेतु की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और इस ऐप का उद्देश्य जो है वो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोविड-19। कोविड-19 से याद रखिएगा कि कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जो जनता कर्फ्यू है वो 22 मार्च 2020 को लगाया था। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग की प्रायोजित योजना है। देखिए, स्टार का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो इस और ये है योजना किसकी, शिक्षा मंत्रालय की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा के क्षेत्र
को आगे बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से राज्यों के टीचिंग, लर्निंग और परिमाण को मजबूत बनाने जाने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह परियोजना जो है वो शुरुआती स्तर पर देश के 6 राज्यों में लागू किया जाएगा और इन राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के अनुभवों के आधार पर इसे देश के अन्य राज्यों में विस्तृत किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैदा अनबरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो यह जो थी वो आसाम की एक पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो टेन्योर था वो 1980 में ये मुख्यमंत्री बनी थी। 1980 से लेकर 1981 तक ये मुख्यमंत्री थी। वहीं अगर हम लोग आसाम की अभी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। वहीं अगर हम लोग मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्ला और बीरेन सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सिम्बेक्स 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच है, जिसका कि 27वां संस्करण अभी अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सिंगापुर। भारत श्रीलंका से याद रखिएगा मित्र शक्ति, भारत बांग्लादेश से याद रखिएगा बोंगो सागर और संप्रीति, और भारत रूस से याद रखिएगा पैसेक्स और इंदिरा नेवी। नेक्स्ट हमारा कि किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो किसान सूर्योदय योजना जो है वो गुजरात सरकार की योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और यह योजना जो है वो किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 से रात को 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति होगी। वहीं गुजरात से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम, महिला उत्कर्ष योजना। वहीं अगर हम लोग बात आसाम की करते हैं तो आसाम से याद रखिएगा धनवंतरी योजना, प्रज्ञान भारती योजना, अरुणोदय योजना, अरुणोधति योजना और अभिनंदन योजना। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, पथश्री योजना और सेफ ग्रीन स्टे क्लीन योजना। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो याद रखिएगा प्योर फॉर श्योर अभियान, इंदिरा रसोई योजना और मुक्ति कारवा अभियान और जन सूचना पोर्टल। नेक्स्ट हमारा कि किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सचिन अवस्थी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी की अगर बात करें तो यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जो कि हरिद्वार से वाराणसी तक शुरू हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल जो है वो पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ट्रॉम कार लाइब्रेरी की जो शुरुआत है वो कोलकाता में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। यह जो है इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। कलकत्ता से याद रखिएगा यहाँ 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव और कविता उत्सव का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। और सब्जियों का जो MSP है वो इसके उत्पादन लागत से 20% अधिक होना चाहिए। केरल से और याद रखिएगा नमथ बसई कार्यक्रम और IM ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम भी जो है वो केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 2014 से लेकर 2018 के बीच जो बाघ जनगणना रिपोर्ट अभी 2018 आया है उसके अनुसार 33% की वृद्धि दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33%। भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वो 2967 है और सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो MP में है 526। अगर बात हम करें बिहार की तो बिहार में बाघों की संख्या है 31। नेक्स्ट हमारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैव विविधता पर ये जो आयोजन है वो न्यूयॉर्क में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA न्यूयॉर्क। और इसका जो विषय था वो था अर्जेंट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क से याद रखिएगा यहाँ UNO, UNDP और UNICEF का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट हमारा कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है वो 15वां संस्करण है और इसका आयोजन जो है वो भारत में भुवनेश्वर और राउरकेला जो कि उड़ीसा में है वहाँ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। वहीं महिला हॉकी विश्व कप की अगर बात करते हैं तो महिला हॉकी विश्व कप जो है वो 2022 में होगा और इसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में होगा। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा जो 22वां फुटबॉल विश्व कप है वो 2022 में कतर में होगा। नेक्स्ट हमारा कि नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो नासा का जो सनराइज मिशन है इसकी घोषणा जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा। तो जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह मिशन जो है वो भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाएगा। वहीं अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट हमारा कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो सबसे स्वच्छ शहर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। यहाँ बात कर रहा है 1 से 10 लाख तक वाले आबादी में। यही अगर आपसे पूछ दे कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में अगर पूछे आपसे, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में, तब जो होगा वो होगा इंदौर। इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार उस श्रेणी में सब पहले नंबर पर है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जा करता है और यह जो था वो इस बार 5वां संस्करण था। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, सबसे लास्ट पे है झारखंड और अंतिम से दूसरे स्थान पर है कौन? बिहार। वहीं नीति आयोग से कुछ और भी रिपोर्ट याद रखिएगा, जैसे निर्यात तत्परता सूचकांक है जिसमें पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 में पहले स्थान पर है तमिलनाडु। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 की अगर बात करें तो पहले नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और अंतिम पे है बिहार। नेक्स्ट हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि है? तो देखिए यहाँ बात कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की, तो ये है 6.9%। लेकिन अब आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की बातें पूछी जाएंगी। और 2020-21 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र में -8.8% हुआ है, उद्योग क्षेत्र में हुआ है -9.6% और कृषि के क्षेत्र में हुआ है 3.4%। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी अगर आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम देते हैं तो वहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण से आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं और बजट से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बजट का वीडियो भी जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आप लोगों का। आर्थिक सर्वेक्षण का अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। वहां से आपके कोई भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स आप वहां से उस वीडियो से कंफर्म मान सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।